हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे. सो आई एम आयुषी दूध इन फ्रंट ऑफ यू, योर फ्रेंड and your host. Okay, so I welcome you all in ESL. So today we are going to discuss about a very interesting, very simple poem that is titled as How to Tell Wild Animals. ठीक है, आज मैं आपके बहुत सारे फ्रेंड्स को यहाँ पर लेकर के आने वाली हूँ. ठीक है, आपके फ्रेंड्स है ना? Yes, they are like really very good friends. They are your friends. Animals सबसे ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स होते हैं अगर वो आपके फ्रेंड्स हैं. But in this poem we are going to talk about the wild animals. So wild animals can't be friends, right? Yes, but they can be friends if we want, because जो animals होते हैं ना वो human nature को अच्छी तरह से समझते हैं. I guess मुझे ऐसा personally feel होता है. हम ही हैं human beings जो animals को समझ नहीं पाते हैं. Isn't it? Yes. So now we are going to discuss about this poem. This is very interesting, very simple और very humorous poem. Yes, बहुत ही मतलब मजाकिया टाइप्स की और बहुत ही हंसी मजाक करने वाली पोएम है. बहुत ही सिंपल सी है, स्वीट सी है, इंटरेस्टिंग से है. बहुत मजा आने वाला है आपको इस पोएम में. Even I am very excited to teach you this poem. Yes. So we are going to discuss about the introduction of this poem, then about the poetess. Yes, इसमें poetess है, poet नहीं है. ठीक है, उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे. देन विल सी द पोएटिक डिवाइस इज योर फेवरेट, जिसमें आपको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, देन विल सी द समरी इन द एंड. फाइन, सो शैल वी स्टार्ट? ओके, हियर वी गो. सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम इस पोएम का. In the poem, the poet has explained the characteristics of various wild animals in a very funny way. She has used language in a way that it generates humor. ठीक है, मतलब जो हमारी पोएटेस है, ठीक है, जो हमारे पोएट हैं इस पोएम के, उन्होंने यहाँ पर बहुत अलग अलग प्रकार के बहुत ही अच्छे अच्छे वाइल्ड एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पर अपीयर किया है, उनके बारे में बताया है कि हम उनको कैसे जान सकते हैं, और बहुत ही फनी वे में. मतलब ठीक है, उन्होंने जिस लैंग्वेज में जिस तरीके से पोएम को पूरा लिखा है ना, उसमें ह्यूमर क्रिएट होता है, ह्यूमर जनरेट होता है, जिससे कि वो एक पोएम बहुत ही ह्यूमरस बन जाती है या फिर फनी बन जाती है. फाइन. शी इज इंट्रोड्यूसिंग द रीडर टू वेरियस काइंड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स लाइक एशियन लायन, बंगाल टाइगर, bear, etc. Explaining each of the animals in a very humorous way. इन्होंने बात करी है इस पोएम में लाइक बहुत ही अलग अलग काइंड ऑफ एनिमल्स की, जैसे कि एशियन लायन. When I was in school ना, जब मैं बच्ची थी, स्कूल में थी, तो मुझे डिस्कवरी चैनल देखना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद था. आई थिंक आप लोगों में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिस्कवरी चैनल देखना बहुत पसंद होगा. और इसमें स्पेशली मैं लायन की कैटेगरी और उसकी फैमिली वाले, जैसे लेपर्ड हो गया या फिर टाइगर हो गया, इन सबको देखने में मुझे बड़ा ही मज़ा आता था. ठीक है, उनकी लाइफस्टाइल को देखने में. सो इस फॉर्म में भी हम एशियन लायन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, एशियन लायन जो है वो बहुत ही लाइक फेमस, बहुत ही पॉपुलर, वर्ल्ड का सबसे बोलते हैं कि हैवी लायन, मतलब सबसे मोस्ट डेंजरस लायन जो है, जिसे हम हिंदी में बब्बर शेर कहते हैं ना, उसका फेस ही इतना हैवी होता है. उसके बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया है. देन हम देखेंगे बंगाल टाइगर. बंगाल टाइगर तो एक शान आन बान के लिए लाइक बहुत ज़्यादा फेमस है. ठीक है, बंगाल टाइगर को बोला जाता है कि टाइगर की स्पीसीज में सबसे ज़्यादा जो बेस्ट काइंड ऑफ टाइगर्स हैं वो बंगाल के ही हैं. देन हम बैर के बारे में देखेंगे, भालू. ठीक है, और भी बहुत सारे एनिमल्स के बारे में देखेंगे, तो वो हम पूरी ड्यूरिंग द पोएम एक्सप्लेनेशन विल सी. फाइन, चलिए. सो शी इज आवर पोएटेस कैरोलिन वेल्स. ठीक है, हमारी पोएटेस है कैरोलिन वेल्स, जिनका लाइफ टेन्योर था 1862 एंड शी वाज डाइड इन 1942. फाइन. She was an American writer who was famous for books based on mystery. अब वो ऐसी बुक्स हमेशा लिखा करती थी जिसमें मिस्ट्री होती थी, लाइक कुछ सस्पेंस या फिर मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता था जिससे कि एक्साइटमेंट जो है वो बना रहता था पूरी राइटिंग के थ्रू आउट. Her famous works are The Sign of the Sphinx 1896, The Jungle Book 1899, The Story of Betty 1899, etc. अब उनके ये कुछ राइटिंग्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, उनके names हैं. Okay, so it's all about the poetess. Now see the explanation of the poem stanza wise. So first stanza we'll see. If ever you should go by chance to jungles in the east. अब हमारी पोएटेस इसमें कह रही है कि अगर आपको कभी मौका मिले ईस्ट के जंगल्स में जाने का, and if there should go you advance a large and
Tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. ठीक है, बहुत ही मतलब मस्त तरीके से पोएटिस ने लाइंस लिखी है. क्या लिखती हैं? If ever you should go by chance to jungle in the east, वो बोल रही है कि अगर ईस्ट के जंगल्स में कभी आप लोग जाने का मौका मिले या चांस मिले, और if there should to you advance a large and tawny beast, और अगर तुम्हें मौका मिले एक बड़ा सा, tawny means होता है येलोइश ब्राउन कलर, बीस्ट मतलब बीस्ट जैसा, मतलब कि बिल्कुल बहुत बड़ा सा बीस्ट नहीं होता, जानवर जैसा, ऐसा कोई दिखे एंड वो आपकी तरफ रोर करे, यानी कि आवाज निकाले कि जैसे कि बस तुम मरने ही वाले हो, तो समझ जाना, यू विल नो इट इज द एशियन लायन. तो समझ जाना वो बीस्ट और कोई नहीं, कौन है? हमारे एशियन लायन है. ठीक है, मुझे तो देखकर ही डर लग रहा है. ओके सो ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसकी पोएटिक डिवाइसेस कि कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस हमारी स्टैंजा में यूज हुई है. फाइन. राइम सबसे पहले देख लेते हैं. राइम स्कीम कौन सी है? राइम स्कीम है A B C C. कैसे? देखो, चांस, एडवांस, ईस्ट, बीस्ट, डाइंग, लाइन. ठीक है, सो A B, ये चांस एडवांस हो गई A, ईस्ट बीस्ट B A, एंड डाइंग लाइन ये हो गई आपकी B C C. ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है हमारी राइमिंग स्कीम यूज हुई है. इंजैबमेंट है continuation of a sentence to the next line and if there tawny beast. इंजैबमेंट कब होता है? जब किसी सेंटेंस में पंक्चुएशन मार्क ना हो तो वो कंटिन्यू होता है, तो इसलिए वो इंजैबमेंट कहलाता है. फाइन. चलिए नेक्स्ट, इन्वर्जन, चेंज इन द फॉर्मेट ऑफ सेंटेंस इफ देयर शुड टू यू एडवांस. अब यहाँ पर जो है एडवांस मतलब कि यहाँ पर चेंज इन द फॉर्मेट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का फॉर्मेशन यानी ग्रामेटिकली मतलब चेंज किया गया. इफ देयर शुड टू यू एडवांस, अगर वो एडवांस में तुम वहां पर जा रहे हो, तुम्हें मौका मिले, तो इस तरीके से जो फॉर्मेशन है ना सेंटेंस का, जो रियल वे होता है, वो फॉर्मेशन को चेंज किया, इसलिए इन्वर्जन पोएटिक डिवाइस यहाँ पर यूज हुआ है. देन एजोनेंस, यूज द वोवेल साउंड ओ, यू शुड गो, शुड टू यू, रोर्स. सो ओ का साउंड आ रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर एजोनेंस है. फाइन. अल्यूजन, reference to a famous thing, place, species of animal, etc. Asian lion. Allusion यूज किया है मतलब किसी स्पेशल चीज के बारे में यहाँ पर यूज किया गया है. स्पीसीज के बारे में मतलब एशियन लायन जो है द मोस्ट पॉपुलर स्पीसीज ऑफ लायंस है, तो इसलिए यहाँ पर allusion है. फाइन. चलिए नेक्स्ट टाइम देखते हैं. और if sometime when roaming round a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to the sun. Okay? तो चलिए इसमें हमारी पोएटिस क्या बोल रही है. और अगर कभी आप देख रहे हैं मतलब ऐसे ही जंगल में कहीं पर ऐसे रोमिंग कर रहे हैं, यानी कि ऐसे ही घूम रहे हैं, a noble wild beast greets you. ठीक है, नोबल मीन्स है यहाँ पर हाई बॉर्न, अरिस्टोक्रेटिक मीन्स यानी कि मतलब बहुत ही मतलब ऐसे हाईली बड़ा विशाल सा कोई बॉर्न हुआ है ऐसा बीस्ट, और अगर तुम्हें वो ग्रीट करता है, ग्रीटिंग सरकाज़्म वे में बोल रहे हैं, अगर वो तुम्हारे सामने आ जाता है विद ब्लैक स्ट्राइप ऑन येलो ग्राउंड. ठीक है, ये देखो टाइगर के यहाँ पे ब्लैक ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं ना, बाप रे मैं टच नहीं करूंगी इसे. जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और अगर तुम नोट करना अगर वो तुम्हें खा जाए, तो दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न. ठीक है, डिसर्न मतलब रिकॉग्नाइज, टू इंट्रोड्यूस, मतलब अगर वो तुम्हें खा जाए तो तुम पहचान जाना कि वो कौन है, बंगाल टाइगर है. अब देखो मतलब कितना फनी उसमें लिखा है ना कि अगर टाइगर हमें खा गया तो उसके बाद क्या है, वी विल बी डेड. हमें कैसे पता चलेगा कि किसने खाया, हमें बंगाल टाइगर ने खाया या एशियन लायन ने खाया. सो दिस इज द ह्यूमरस वे टू राइट द पोएम. ओके, सो वो कौन होगा, बंगाल टाइगर होगा. बंगाल टाइगर बहुत ज्यादा फेमस है, लाइक उनकी पूरी बॉडी के लिए, उनकी लाइक पूरे लाइफ साइकिल के लिए, मतलब बहुत ही टाइगर्स की जो बहुत ही ज्यादा बोलते हैं ना हाई ब्रीड जिसे कहते हैं, वो वाले टाइगर्स होते हैं बंगाल में. ठीक है, चलिए अब देखते हैं कौन से पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पर यूज हुए हैं. राइमिंग स्कीम सबसे पहले A B C C. ठीक है, इज फॉलोड राउंड ग्राउंड. ठीक है, देन यू, देन लर्न एंड डिसर्न. ठीक है, सो राउंड ग्राउंड A,
UUB, then learned son ABCC. ठीक है, तो इस तरीके से हमारी राइमिंग स्कीम यूज हुई है यहाँ पर. Alliteration यूज हुआ है, repetition of consonant sound are at start of two or more closely connected words, roaming round. आर जो है इनिशियली दोनों वर्ड्स में सेम है ना, सो एलिट्रेशन वी हैव यूज्ड हियर. इन्वर्सन चेंज इन द फॉर्मेट ऑफ अ सेंटेंस, अगेन द बंगाल टाइगर टू द सन, मतलब कि पूरे फॉर्मेशन में चेंज हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है, इन्वर्सन यूज हुआ है. फाइन. Allusion है reference to a famous thing, place, species of animal, etc. बंगाल टाइगर, अगेन allusion है because यहाँ पर फेमस स्पीच के बारे में बात की गई है, that is बंगाल टाइगर. Assonance, use of vowel sound O or if sometime when roaming round, again O has used here as a assonance, तो बार बार यूज हो रहा है वोवल साउंड का, तो assonance है. फाइन. चलिए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं. आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग दिस पोएम. आई एम आल्सो एंजॉयिंग. ओके, सो लेट्स सी. It's rolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered. As soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. 'Twill do no good to roar with pain, he'll only lap and lap again. अब ठीक है, यहाँ पर मीनिंग बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग हमें देखना पड़ेगा. ठीक है, जिनके मीनिंग आपको नहीं समझ में आएंगे तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं. स्ट्रॉलिंग वॉकिंग कैजुअली. ठीक है, अगर अब आप देखो कि वहां पर जो है एक ऐसा बीस्ट आपको दिखा है जो नॉर्मली कैजुअली वो ऐसे ऐसे बिल्कुल आराम से चल रहा है. ठीक है, whose hide with spots is peppered. अब यहाँ पर हाइड क्या है, स्किन ऑफ एनिमल. हाइड मतलब वो छुपना नहीं है, जो एनिमल की स्किन होती है ना उसको हम बोलते हैं हाइड. ठीक है, ये हाइड है. अभी फोटो है ना इसलिए डर नहीं लग रहा. ठीक है, सो स्किन ऑफ एनिमल है. पेपर्ड मीन्स हियर इट मीन्स द स्पॉट्स. और पेपर्ड क्या है, ये जो स्पॉट्स होते हैं ना लेपर्ड की बॉडी पर, इनको बोलते हैं. ठीक है, whose hide with spots is peppered, मतलब ऐसी स्किन है उसकी जिसकी बॉडी पर आपको स्पॉट दिखेंगे ब्लैक ब्लैक. As soon as he has leapt on you, leapt means jump towards something, like वो आपके ऊपर झपट्टा मारते हैं ऐसे, तो जल्दी से अगर वो आप पर झपट्टा मारते हैं, you will know it is a leopard, then आपको पता लग जाना चाहिए कि वो कौन है, लेपर्ड है. 'Twill do no good to roar with pain, he'll only lap and lap again. मतलब तुम कितना भी चीख लो, चिल्ला लो, कितना भी दर्द से रो लो, लेकिन वो आपको छोड़ेगा नहीं और आपको बस पकड़ पकड़ के मतलब ऐसे झपट्टा मारता रहेगा आपको, और फिर एंड में वो आपको पिक्चर खत्म खा जाएगा. ठीक है, चलिए पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं. राइम स्कीम ABA BCC फॉलोड, व्यू, यू, पेपर्ड, लेपर्ड, पेन, अगेन. ठीक है, चलिए alliteration है यहाँ पर. यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड H in the beginning of two words, that is he and has. तो alliteration यूज हुआ है यहाँ पर. ठीक है, क्योंकि दो जो स्टार्टिंग के वर्ड्स हैं उनमें इनिशियली H का साउंड रिपीट हो रहा है, so alliteration we have used here. Fine. Poetic devices, now we'll see. Poetic license, a liberty to the poet to change the spellings in order to create rhyme or rhythm in a poem. Use of leapt instead of lap. ठीक है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग ये होती है, लेकिन लेफ्ट यूज किया है क्योंकि उनके राइम या रिदम के लिए उन्होंने वर्ड की स्पेलिंग चेंज कर दी है. तो इसको क्या बोलते हैं, कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है, पोएटिक लाइसेंस. फाइन. रिपीटिशन, यूज ऑफ लेफ्ट वर्ड इन द लास्ट टाइम. ठीक है, लास्ट लाइन में जो है रिपीटिशन हुआ है किसका, लेफ्ट वर्ड का, इसलिए यहाँ पर रिपीटिशन है. Now, as on use of vowel sound, again O, strolling, forth, you, who, spot, do, no good, do, roar, सब में O का साउंड आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पर assonance है. Consonants, use of I sound, that is, ठीक है, he will only lap and lap, so consonants हो जाएगा यहाँ पे. Fine. चलिए next stanza देखते हैं स्टूडेंट्स. If when you are walking round your yard, you meet a creature there, ठीक है, who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. ठीक है, अब ध्यान से देखना. If when you are walking round your yard, yard means backyard or the lawn area of a house,
जो हाउस के पीछे खाली एरिया होता है ना, जिसे हम बैकयार्ड बोलते हैं, अगर आप वहाँ पर ऐसे ही वॉक कर रहे हो, यू मीट अ क्रीचर देयर, तो आप वहाँ पर एक क्रीचर से मिलोगे, ठीक है। और वहाँ पर फिर क्या होगा, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, वो आपको गले से लगा लेगा, ठीक है। देखो इसमें सरकाज़्म भी हो सकता है, क्योंकि बेर भी जो होते हैं वो थोड़े डेंजरस काइंड के होते हैं, सो वो आपको हक कर लेगा, मतलब आपको पूरा अच्छे से पकड़ लेगा कस के। बी श्योर इट इज अ बेर, और आप समझ जाना पक्के से कि ये कौन है, बेर है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, आई गेस, अगर फिर भी तुम्हें कोई शक हो तो तुम देखना, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस। कैरेस मीन्स अ जेंटल टच, ठीक है। फिर से वो तुम्हें जो है एक जेंटल टच देगा, मतलब वापस से, ये सरकाज़्म वे में बोला है, ठीक है, तुम्हें वापस से वो हक करने के से बिल्कुल कस के पकड़ लेगा, तो तुम समझ जाना अगर तुम्हें शक हो तो कि वो कौन है, बेर है। Now we'll see the poetic devices. Rhyme scheme A B A B C C. It's followed by yard, hard, there, bear, ठीक है, guess and caress. Fine. Enjambment, continuation of a sentence to the next line. If you were walking, creature there. ठीक है, enjambment है, अगेन कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं यूज हुए किसी की लाइन के आगे, देन इट विल बी enjambment, बिकॉज इसको हम कंसीडर करते हैं कि ये कंटिन्यूशन में लिखा हुआ है। फाइन। पोएटिक डिवाइसेस, अगेन एलिट्रेशन भी हैव यूज्ड, W साउंड का जो है यूज हुआ है कहाँ पर, when, walking, H का हुआ है who, hugs। अब ये है तो WHO, लेकिन साउंड कैसा आ रहा है, who, H का, तो इसलिए and hugs। use of B sound, B and bear, so alliteration is here। Assonance, use of vowel sound, that is E, meet a creature there, ठीक है, E आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी E का साउंड आ रहा है ना, creature, meet, so assonance this side। फाइन। तो चलिए, ये थी हमारी पोएटिक डिवाइसेस। नाउ विल सी द नेक्स्ट स्टैंजा। Though to distinguish beasts of prey, a novice might nonplus the crocodile you always may tell from the hyena thus, hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles। फाइन। चलिए अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि यहाँ पर पोएटिस हमारी क्या कह रही है। दो टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे, अगर अब आपको दो बीस्ट के बीच में जो है कंपेयर करना हो तो आप उनके प्रे को देखना, यानी कि उनका जो शिकार है उनको देखना। बीस्ट ऑफ प्रे, एनी एनिमल दैट हंट्स अदर एनिमल्स फॉर फूड, मतलब वही शिकार हो गया। नोवाइस माइट नॉन प्लस, नोवाइस मीन्स होता है समवन न्यू टू अ जॉब, जैसे मतलब कोई होता है ना, जैसे किसी ने न्यू जॉब ज्वाइन की तो वो थोड़ा कंफ्यूजन सा रहेगा कि अरे आज क्या करूं, यहाँ पर कैसे काम होगा, तो वही वाली फीलिंग की बात की गई है कि हो सकता है आप भी कंफ्यूज हो जाओ इन दोनों क्रीचर को देख करके पहचानने में, ठीक है। नॉन प्लस मतलब बी कंफ्यूज। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, ठीक है। अब क्रोकोडाइल और हाइना, लकड़बग्गा जिसे कहते हैं ना हिंदी में, ठीक है, मगरमच्छ और हाइना के बारे में बात की जा रही है। हाइनास कम विद मैरी स्माइल्स, अब जब भी अगर आप जंगल में हैं और घूम रहे हैं, ठीक है, वहां पर आपको एक ऐसा क्रीचर या ऐसा दिखता है कोई जो आपको स्माइल करते हुए आ रहा है, सो दैट विल बी द हाइना। और अगर किसी ऐसे क्रीचर को देखते हैं जो रोते हुए आ रहा है, आंसू बहाते हुए आ रहा है, तो दैट विल बी द क्रोकोडाइल। वो बोलते हैं ना मगरमच्छ के आंसू, तो इसीलिए उससे कंपेयर करके यहाँ पर बोला गया है। फाइन। चलिए पोएटिक डिवाइस देखते हैं। राइम स्कीम ABABCC is followed by prey में non plus the smiles and crocodiles, ठीक है। अब आपको ये यहाँ एंड से पता ना होता है, ठीक है, जैसे कि ये A हो गया, then B, then S, तो A, then smiles and crocodiles C, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। पूरे पैराग्राफ में देखेंगे एंड में जो सेम होगा तो वहाँ सेम आ जाएगा, वरना फिर नेक्स्ट अल्फाबेट हम लिखते हैं। फाइन। एलिट्रेशन, यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एंड नोवाइस नॉन प्लस, यूज ऑफ द एंड दस, ठीक है। तो यहाँ पर एलिट्रेशन यूज हुआ है। फाइन, ठीक है। अब ये जो है दोनों पोएटिक डिवाइसेस है, इन दोनों को अच्छे से देखना है आपको कि एलिट्रेशन कहाँ पर यूज हुआ है, राइमिंग स्कीम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है इंजैबमेंट, कंटिन्यूशन सेंटेंस टू द नेक्स्ट लाइन। दो टू डिस्टिंग्विश माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल हाइना दस। इंजैबमेंट वही मीन्स अगर कोई लाइन है उसके आगे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, so that will be the enjambment। फाइन।
चलिए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं अब कौन से क्रीचर के बारे में यहाँ बात हो रही है। The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He has not any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, the chameleon you see. ठीक है, अब यहाँ पर कैमलियन के बारे में बताया गया है। इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, गिरगिट जिसे बोलते हैं। ठीक है, देखा होगा सबने गिरगिट तो। ठीक है, सो ये जो है कैमलियन एक छोटा सा होता है क्रीचर, जैसे छिपकली होती है ना, छिपकली की काइंड ऑफ थिंग की होती है, जैसी होती है दिखने में। He has not any ears at all, उसके कोई कान वान नहीं होता है। And not a single wing, और ना ही कोई पंख होते हैं। ठीक है, पूरा ह्यूमरस उसमें बोला गया है ये। If there is nothing on the tree, अगर ट्री पर कुछ भी नहीं है, then this is the chameleon you see. इसका मतलब है this is। ठीक है, ये पोएम है इसलिए ऐसा लिखा गया है। तो मतलब ये इसलिए बोला है क्योंकि गिरगिट जो होता है ना वो कलर बदल लेता है अपना। ठीक है, अगर वो ट्री पे जाएगा, लीव्स पे जाएगा तो वैसे कलर का हो जाएगा, इसलिए ये चीज बोली गई कि अगर कुछ भी नहीं दिख रहा तो इसका मतलब वो कौन है, वो कैमलियन है, वो गिरगिट है। ठीक है, नाउ विल सी द पोएटिक डिवाइसेस ऑफ इट। राइमिंग स्कीम ABABCC इज फॉलोड। राइमिंग स्कीम मैंने आपको बताई है कि जैसे आपकी राइमिंग के सबसे एंड का जो वर्ड होता है उसको आपको देखना होता है। अगर सेम होता है तो A लिखेंगे, उसके बाद अलग है तो फिर B लिख देंगे, फिर सेम है ऑल आ रहा है तो फिर वापस से A आ जाएगा। इस तरीके से राइमिंग स्कीम हम बनाते हैं। फाइन, चलिए नेक्स्ट है एलिट्रेशन। यूज ऑफ H साउंड, he has not, so he has तो H का साउंड आ रहा है, एलिट्रेशन है। कॉन्सोनेंट्स, यूज ऑफ G साउंड, यानी कि कॉन्सोनेंट है ना इसलिए कॉन्सोनेंट्स हो गया। सिंगल विंग, सो यहाँ पर सिंगल विंग, सो यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स हो गया। ओके, सो हियर आवर पोएम हैज फिनिश्ड। सो एक ये बहुत ही, मैंने कहा था बहुत ही सिंपल सी और इंटरेस्टिंग सी पोएम है। सो नाउ विल सी द समरी ऑफ दिस पोएम। ओके, द पोएम How to Tell Wild Animals is written by Calvin Wells, who became quite well known because of this poem. ठीक है, वो इन पोएम की वजह से बहुत ही ज्यादा फेमस हुई थी। ठीक है, और बहुत ही वेल नोन पोएम है ये। In this poem, Miss Wells tries to point out different ways in which we can identify wild animals. Here in this poem, she describes the wildlife in a lively manner. ठीक है, अब उन्होंने मतलब यहाँ पर जितने भी वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बताया है वो ये डिस्क्राइब करना चाहती है कि उनके कैरेक्टरिस्टिक को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके नेचर के थ्रू। सो यहाँ पर उन्होंने लाइवली मैनर में डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि जिससे कि हमें पता लगे कि कौन सा एनिमल है। फाइन, चलिए, she tells us that if we go to Asia, we must be aware of the different animals and their ways of attacking which we should know of। तो वो बताती कि अगर हम कभी जैसे एशिया में जाएं घूमने और वहाँ पे कोई एनिमल हमारे ऊपर अटैक कर दे, so we should know कि वो कौन है, एशियन लायन है। so इसलिए उन्होंने ये सब यहाँ पर बताया है। She places grave importance on being informed and keeping a general knowledge of the various animals out there, just if we were find ourselves in a situation where it becomes an absolute necessity to know about these animals। अब वो ये बताती है कि मतलब वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें ये बताना चाहती है और जनरल नॉलेज हमारे अंदर जनरेट करना चाहती है, जिससे कि हम ये पता लगा सके कि हमारे अंदर कौन सा एनिमल छुपा हुआ है, या फिर हमें ये बता सके कि हमें कभी भी जो है ऐसा ना हो कि किसी एनिमल के बारे में पता ना हो। सो वी शुड नो अबाउट ऑल द एनिमल्स। ठीक है, तो वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पर डिस्क्राइब करती है। और अगर हम किसी से सिचुएशन में आ जाए जहाँ पर इन एनिमल्स में जैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया है और वैसे बिहेव कर रहा है, तो उस टाइम पर हमें पता लग जाए कि ये कौन सा एनिमल है, कि इधर इट इज बंगाल टाइगर और एशियन लायन और कैमलियन या फिर बेयर। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट द हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इट इज फिनिश्ड हियर। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस पोएम। बहुत ही सिंपल सी, प्यारी सी, स्वीट सी पोएम है जिसमें आपको वाइल्ड एनिमल से मिलने का मौका मिल गया। ठीक है, so keep learning, take care, stay safe।